रमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली लर्निंग डोज पर। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी या इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी पढ़ा था, और वहां पे हमने क्या बात की थी, निगलेक्ट, यानी जो हमारे पास ग्रेविटी का जो इक्वेशन था वो निगलेक्ट करने के लिए था। कैसे था कि हम वहाँ पे ग्रेविटी जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने निगलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करेंगे तो 3-4 बातें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले पॉइंट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली शर्त ये है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की सबसे पहली शर्त यही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा कैसे होता है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे। क्या लिखे थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड था हमारे पास बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, यानी a s ये था। अब हम लोग इन्हीं पे बेसिस पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट under the influence of gravity, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हम जब इक्वेशंस लिखेंगे तो कुछ और नहीं, ए को रिप्लेस करेंगे जी से और एस को रिप्लेस करेंगे एच से। ये सारी बातें हैं बेटा। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इट्स अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए। अब हम लोग इक्वेशन बात करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि बॉडी क्या हो रही है बेटा? बॉडी वर्टिकली अप जा रही है। क्या यहाँ पे कैसा था मोशन? ये बॉडी हमारा ड्रॉप था। क्या था? बॉडी हम ये कह सकते हैं ये ड्रॉप्ड था, ड्रॉप्ड अ सर्टेन हाइट। ड्रॉप्ड अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट पर इसको क्या करेंगे बेटा? ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम क्या करना है बेटा? नेक्स्ट हमें करना है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्या करना है? प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टिवली अपवर्ड। इस समय क्या करेंगे? ए को रिप्लेस करेंगे बेटा हम माइनस जी से, ए को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से और एस को रिप्लेस करेंगे एच से, एच को रिप्लेस करेंगे एच से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड हो जाएगा बेटा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे 3 इक्वेशंस हो गए बेटा।
तो ये तीनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे इक्वेशंस जो लिखे गए हैं वो मोशन के लिखे गए हैं। और ये जब हम लोग इसको जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये तभी पॉसिबल है जब जी हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर जी कांस्टेंट नहीं होता तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता। अब आइए बात करते हैं आगे, कुछ हमारे पास है कि टाइम ऑफ एशेंट। टाइम ऑफ एशेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एशेंट का मतलब बेटा, कोई बॉडी जब एयर में ऊपर की ओर जाएगी तो कितना टाइम लेगी बेटा। वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन the time taken a body to reach max height। किसी जब कोई बॉडी मैक्स हाइट तक पहुंचने में जो टाइम टेक करती है, उसी टाइम टेक को हमने क्या नाम दिया है बेटा, उसी टाइम टेक को हमने नाम दिया है टाइम ऑफ एसेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा एक ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट फेंका, थ्रो किया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, h। इस h हाइट है, ये h कैसी है, मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। अब हम यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट दो तरीके का निकाल सकते हैं। अगर हम चाहेंगे, अगर वेलोसिटी दिया होगा तो वेलोसिटी के बेसिस पे, अगर हमें वेलोसिटी दिया होगा बेटा u और फाइनल वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी के बेसिस पे पहले देखेंगे, हम कह सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी। वी जीरो हो जाएगा, u माइनस जी टी, और यहाँ पे a लिख देना बेटा टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे हो जाएगा जी टी इक्वल टू यू, तो टी ए इक्वल टू यू बाई जी। ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया, किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर हम हाइट के टर्म्स में निकालना चाहेंगे, जब हम हाइट के टर्म्स में निकालना चाहेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ। तो हम हाइट के टर्म्स में निकालना चाहेंगे तो बेटा ये वाला यूज करेंगे, नहीं थर्ड वाला तो यूज नहीं कर सकते, सेकेंड वाला यूज करेंगे, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे तो हम, सॉरी, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मिलेगा। कैसा मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मिलेगा। तो हम एक ट्राई करते हैं, इसको थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं बेटा। थर्ड वाली इक्वेशन से हम इसमें कुछ पा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वी जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। अब यू स्क्वायर बाई टू जी आया है बेटा हमारे पास फॉर्मूले में। अब इसको हम टाइम के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम अगर टाइम के फॉर्मूले में निकालना चाहें या और किसी फॉर्म में निकाल के इसको वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा वो इक्वेशन क्या होगा, टाइम के फॉर्म में आ जाएगा। या हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको u के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो मैं इसको u के फॉर्म में निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, अगर मैं h के फॉर्म में नहीं u के फॉर्म में निकालना चाहूँ तो यहाँ से u के फॉर्म में निकालूंगा तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू जी एच, कितना आएगा बेटा, स्क्वायर रूट टू जी एच। और स्क्वायर रूट टू जी एच को इस पॉइंट पे मैं पुट कर दूंगा, हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, अगेन इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट टू एच बाई जी। हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो हमारा जिस तरह से मन करेगा उस फॉर्म में उसको रिड्यूस करके उसको उस फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए पहला ये, और आपको जैसी जरूरत पड़े वैसे आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से आप उतनी इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं या हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है टाइम ऑफ डेशन। द टाइम taken a object to reach a ground। किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में जो समय लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ डिशन। टाइम टेकन ऑब्जेक्ट टू रीचेज अ ग्राउंड, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो टी डी से। किससे, टी डी से। एग्जाम्पल के तौर पर
हमारे पास ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया बेटा, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हम हाइट h मान ले रहे हैं बेटा, हाइट h मान ले रहे हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। अब यहाँ पे हम इसके फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में निकालेंगे। अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाले बेटा तो हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए बेटा हमने इसको 10 u/g के फॉर्म में निकाला। अगर u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास से कुछ टर्म्स में आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए t, तो मैं यहाँ पे TA इक्वल टू क्या करूँगा, स्क्वायर रूट 2gh/g, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 2gh/g स्क्वायर, g से g कट जाएगा, तो TA इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2h/g, 2h/g। आइए यहाँ पे भी वही बात करेंगे हम। पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, u प्लस जी टी। मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया gt। क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी gt हो गई बेटा। द टाइम ऑफ एशेंट आपको निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन का एडिशन निकालना है, सेकेंड इक्वेशन यूज कर लीजिए। हाफ h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर तो हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h/g। कितना है, 2h/g, तो t इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2h/g। ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट। तो मेरे पास टाइम ऑफ एशन कितना आया था, 2h/g, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना है, 2h/g। तो एक बात यहाँ लिख देते हैं, टाइम ऑफ एशेंट is equal to time of descent, time of descent, time of ascent equal to time of descent। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। और ये कंडीशन तभी लागू होगी जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगा। कब, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या इग्नोर्ड। क्या करेंगे बेटा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेंगे या इग्नोर करेंगे, इग्नोर्ड। क्या बेटा, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को ले लिया तब, अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर, the air resistance is considered, then air of resistance, sorry, then time of ascent is greater than time of descent. Time of ascent is greater than time of descent. टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ एशेंट जो होगा टाइम ऑफ डिसेंट से बड़ा होगा। ये कब, जब एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे बेटा। जब तक कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो टाइम ऑफ रेजिस्टेंस, टाइम ऑफ एशेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बोथ आर सेम। आइए बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कोई बॉडी कितने ड्यूरेशन तक मूविंग अंडर द ग्रेविटी रिमेन्स रहा। तो लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट is the total time during which a body moving under gravity under gravity
तो बेटा कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी में जितने समय तक वो मोशन में होता है वही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को और भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट 2h/g। क्या होता है, 2h/g √2/h/g स्क्वायर रूट 2h/g TF। तो हम इसे कह सकते हैं TF इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2h/g बेटा, ये लिख सकते हैं। या आप इसी को आप दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो TF को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स u/g। तो बेटा टोटल टाइम ये जो है दो टर्म्स में हो गया, एक हो गया हमारे पास हाइट के टर्म्स में, एक हो गया वेलोसिटी के टर्म्स में। और दोनों बार हमारा जो हाइट और वेलोसिटी है, दोनों बार इस बात को ध्यान रखिएगा जी दोनों में इन्वॉल्व रहेगा। ओके बेटा, आइए बात करते हैं हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसका नाम है अ बॉडी फॉलोइंग फ्रॉम। हाँ ये बेटा हाइट नहीं, ये हाइट है। हाइट है, क्या है, हाइट। जो यहाँ पे हाइप लिख गया है ये एक्चुअली हाइप नहीं होकर ये हाइट है, हाइट है। तो एक क्वेश्चन ही हमारे पास है, एक क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने। यहाँ लिखा है बेटा हाइट ही एक्चुअली, अ बॉडी falls from a height of 25 meter from the ground given by body to reach the ground, from the ground taken by the body reaches the ground। जो टाइम फाइंड करना है बेटा, फ्रॉम द ग्राउंड टेकन बाई, यहाँ पे तो टेकन बाई लिखा है लेकिन हमें लिखना चाहिए था बेटा फाइंड द टाइम। क्या लिखना है, टेकन बाई लिखा है, एक्चुअली यहाँ हमें लिखना था फाइंड। तो टेकन को हटाकर हम क्या लिख देंगे बेटा, फाइंड। फाइंड द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम टू रीचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को आने तक में उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमें बताना है। चलिए मान लेते हैं बेटा हमने यहाँ बॉडी है उसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी 0, ये हाइट कितनी दे रखी है 25 मीटर। तो गिवन जो जो दिया है वो लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एस 25 मीटर है, जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फाइंड टाइम करना है। तो टाइम फाइंड करना है तो अब ये देखिए हमारे पास u है, h है, t है, g है। तो हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन से मदद से कर सकते हैं। इसमें हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं है तो सेकेंड इक्वेशन लगेगा। फाइनल वेलोसिटी से जब कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हमेशा सेकेंड इक्वेशन लगेगा। अब इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए, आप वैल्यूज पुट करिए 25, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 25/5, तो टी इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 सेकेंड। टी कितना रहेगा, स्क्वायर रूट 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट 5 सेकेंड टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब अगला टर्म हमारे पास स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, आइए ये देखते हैं स्लोप क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्लोप की, ये इट टेल्स यू, स्लोप क्या होता है, इट टेल्स यू हाउ मच a line goes, how much a line goes up or down as you
मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हम बोले तो कहीं लेफ्ट टू राइट को रन करने पर हमारे लेफ्ट टू राइट पे रन करने पर हम कितना लाइन के ऊपर और कितना नीचे जाते हैं, यही क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। और अगर हम स्लोप यहाँ बनाना चाहें तो इस तरह से एक हम बना सकते हैं स्लोप, कि मान लेते हैं कि एक लाइन है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दिस एंगल विथ एंटी क्लॉकवाइज इट्स अवर एंगल, तो हम इसके पे स्लोप कहेंगे। या हम इसके कोर फॉर्मूले की बात कर सकते हैं बेटा, हम इसके कोर फॉर्मूले की बात कर सकते हैं। तो इसका कोर फॉर्मूला क्या होगा, द कोर फॉर्मूला, साले धीरे धीरे, कोर फॉर्मूला, तो हम क्या बात करें, द कोर फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये कोर फॉर्मूला क्या होता है, कोर फॉर्मूला होता है द स्लोप इज defined as the ratio of the vertical change, वर्टिकल चेंज, इसको हम बोल सकते हैं बेटा राइज, वर्टिकल चेंज राइज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज रन between run between any two distinct point, distinct point, किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो चेंज देखा जाता है, चेंज ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो चेंज देखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। हम फॉर्मूले को भी बना सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, स्लोप इक्वल टू, स्लोप को हम एम से दिखाते हैं, स्लोप इक्वल टू राइज बाई रन इक्वल टू change in y-axis by change in x-axis, change in y-axis by change in x-axis, change in x-axis, स्लोप जो होता है बेटा चेंज इन y-axis अपॉन चेंज इन x-axis होता है। सर ये क्या होता है, चेंज इन y-axis अपॉन चेंज इन x-axis, तो चलिए हम देखते हैं चेंज इन y-axis अपॉन चेंज इन x-axis होता क्या है। हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ओके बेटा, ये ग्राफ, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, मान ली ये लाइन, इसके दो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट ए और बी। तो बेटा यहाँ ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास स्लोप, एक्चुअली स्लोप का मतलब होता है बेटा कि कोई भी लाइन अगर मैं x एक्सिस के साथ बनाऊं तो उसके x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना एंगल होता है, ये तो थीटा प्लस 10 डिग्री। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब हम रन कर रहे हैं तो हमारे पास राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, उसमें का जो चेंज है यानी एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस का जो चेंज है वही स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चेंज देखते हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के चेंज को, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वाई एक्सिस में चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बाई एक्स एक्सिस के फाइनल माइनस इनिशियल के चेंज के बराबर जो होगा वही हमारा यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। बेटा अब स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप होते हैं, हम बात करते हैं स्लोप हमारे एक्चुअली चार टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव, होता है एक नॉट डिफाइंड होता है। टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप, पहला स्लोप होता है बेटा हमारे पास पॉजिटिव,
यानी m इज ग्रेटर देन 0। दूसरा होता है बेटा स्लोप हमारे पास नेगेटिव, यानी m इज लेस देन 0। तीसरा स्लोप होता है क्या बेटा, 0। तीसरा जो स्लोप क्या होता है 0, यानी m इक्वल टू 0। और चौथा इज नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड या अनफाइंड, हम बोल सकते हैं अनफाइंड, हम उसको फाइंड नहीं कर पाते, अनफाइंड। तो इस तरह के चेंज को हम फाइंड ना कर पाए। तो स्लोप हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं बेटा अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने जितनी भी मोशन में पढ़ा है बेटा, जो भी मोशन में अभी तक पढ़ा है, वो सारी की चीजें जो हमने पढ़ी हैं बेटा, वो हमने ग्राफिक एनालिटिकल मेथड पढ़ा है। अब वो सारी चीजें हमें फिर से पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इस बार जो पढ़नी पड़ेंगी वो क्या पढ़नी पड़ेंगी बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते समय एक बात का ध्यान देंगे, वो बात क्या है बेटा हमारे पास, वो बात हमारे पास ये है बेटा कि जब हम इस देखेंगे, वो यहाँ पे एक बात, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात हमेशा ये कह देंगे कि जो एक्स एक्सिस है उसको हमेशा हम टाइम एक्सिस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस को हम किस में लेंगे, हमेशा टाइम एक्सिस। ये हमारा टाइम एक्सिस हो जाएगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम बात करेंगे मोशन की, तो एक्स एक्सिस हमेशा टाइम एक्सिस ये फिक्स हो जाएगा, और वाई एक्सिस को वेरिएबल हो जाएगा। वाई एक्सिस वेरिएबल का मतलब है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्टेंस लेंगे तो वाई एक्सिस लेंगे, या वेलोसिटी या स्पीड लेंगे तो वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन लेंगे तो वाई एक्सिस। क्या बेटा, हम इस बात को ध्यान करेंगे कि जो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम वाई एक्सिस पे टाइम नहीं लेंगे तो ग्राफ बनेगा, बनेगा, बट जो हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास जो दिया गया है, जिस अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसमें हमेशा हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पे स्पीड लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, एक्सीलरेशन लेंगे। ओके, ये सब क्वांटिटीज हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा, यानी एक्स एक्सिस को हमने फिक्स कर लिया, और वाई, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, और वाई एक्सिस क्या होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई एक्सिस हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एक्स एक्सिस एज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, और वाई एक्सिस जो होगी वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में हम टाइम को लेंगे, और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी हो जाएगी क्या है बेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम वाई एक्सिस पे इन सब चीजों को लेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम क्या क्या ले सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। ये सारी चीजें हम वाई एक्सिस पे लेंगे बेटा। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला ग्राफ हमारे लिए जो होगा, पहला ग्राफ हमारे लिए जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमारा पहला हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेटा टाइम को एक्स एक्सिस में, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम टाइम को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे,
अरे बेटा, ये हमारा हो जाएगा टाइम एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। टाइम एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उन सारी चीजों को बारी बारी से स्टडी करना शुरू करते हैं। पहली बात है बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पर हो। बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी हमारी रेस्ट पर होगी तो क्या होगा बेटा, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो पहली बात हमने कहा था कि हमें मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना चाहिए। तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, इससे ओरिजिन। अब मानते हैं कि हमारी बॉडी पहले से इस रेफरेंस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर रही होगी, समथिंग कुछ डिस्टेंस पर रही होगी। तो बॉडी इन रेस्ट का मतलब हो जाएगा, अगर हम इसमें बात करें बॉडी इन रेस्ट, तो जो हमें ग्राफ मिलेगा बेटा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। The body at rest. If body is rest, then a parallel line, then a parallel line to the time axis, to the time axis. टाइम एक्सिस के क्या होगा बेटा, पैरेलल लाइन। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि लाइन क्या है बेटा हमारी, ये हमारी जो है, अच्छा सॉरी यहाँ से तो नहीं शुरू करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टाइम बढ़ रहा है पर बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम पर, यहाँ हम इसको एस से दिखा रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, इसको हम एस से दिखा रहे हैं, इसको हम टी से दिखा रहे हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब मेरी बॉडी रेस्ट पर होगी तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, कहीं पे भी पैरेलल हो सकती है। अगर उसकी रेफरेंस पॉइंट से उसने मूव नहीं किया तो वो पैरेलल कुछ ऐसा होगा। अगर वो रेफरेंस पॉइंट से समथिंग डिस्टेंस पर है तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अगर बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट पर है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल ही आपको मिलेगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बेटा हमारे पास, जब हमारे पास बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन पे हो, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी कैसी हो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन पे हो। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन पे होगी तो क्या होगा, जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन पे होगी बेटा, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा टाइम एक्सिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टाइम एक्सिस। अब बॉडी यूनिफॉर्म का मतलब है कि बॉडी जब यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इसका मतलब है कि जो हमारी लाइन होगी वो लाइन क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। बॉडी इन यूनिफॉर्म motion form a straight line, form a straight line, form a straight line making a positive angle, making a positive angle with horizontal horizontal with horizontal and intercept on y-axis and intercept
इंटर इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। बेटा बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पर इंटरसेप्ट करें। तो अगर वो बॉडी स्टार्टिंग में रुकी हुई है तो उसके इनिशियल पॉइंट हमने जो रेफरेंस पॉइंट माने, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा उसके पॉजिटिव टर्म को ले सकते हैं। अगर नेगेटिव को भी ले लेंगे तो गलत नहीं, लेकिन हमारी जो पहले से हमने जो रेफरेंस मान के रखा है उसी रेफरेंस से हम चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर वो बोला गया है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तो क्या हो सकता है बेटा, कुछ जब कोई बॉडी बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कुछ इस तरह का एक ग्राफ बनाएगी, ऐसा बेटा, ऐसा। यानी हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर उसकी जो डिस्टेंस होगी बेटा इक्वल होगी, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर उसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। वही ये बताना चाह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना ही क्या कहलाता है मेरा, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। अगर अब स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्पीड। तो अभी हम बात करेंगे स्लोप से स्पीड मिल जाएगी। अगर यही बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म हो, तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन ना मिलकर एक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक कर्व। तो स्ट्रेट लाइन ना मिलकर एक कर्व मिलेगा तो उससे बोलेंगे ये कैसी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है। बट आज हम लोग बॉडी के इसी पार्ट तक पढ़ते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे हो। हम लोग इसके आगे की बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे और बात करेंगे स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस समय डिस्कशन करेंगे। इसका एरिया वैलिड भी होता है कि नहीं होता है। क्या बेटा, आप हमारी इस वीडियो को अगर आपको लगे कि ये आपकी काम की चीज़ें हैं, और काम की यानी काम का मतलब है बेटा ये आपके सिलेबस से इन्वॉल्व मिल रही है, आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू बेटा।